हेलो राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ RCTGT एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जो है ज्योग्राफी क्लास 6 NCERT चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने NCERT साइंस खत्म कर दिया है, NCERT हिस्ट्री। ठीक है, और अब जो है ज्योग्राफी के पास चले तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो आज जो है थोड़ा सा चेंज रहेगा। कैसे? जो आप यहाँ पे पढ़ोगे उसको जो मैं माइंड मैप के द्वारा समझाऊंगा। वो क्या है, पहले ये देखो। ठीक है, यानी कि आपको ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अक्षांश एवं देशांतर यही पढ़ने का है। क्या पढ़ने का है दोस्त? सबसे पहले यहाँ पे देखना अक्षांश एवं देशांतर। तो ये जो अक्षांश एवं देशांतर दिख रहा है, ये जो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यही हम सब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि ये देखो यहाँ से ओपन होगा। अब इसको मैं समझाऊंगा, ग्लोब का परिचय दूंगा। ठीक है, अब ग्लोब का परिचय में फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ग्लोब के बारे में बताऊंगा कि ग्लोब क्या है। पृथ्वी का लघु रूप है, वास्तविक प्रतिरूप है, आकार एवं आकार इसके पृथ्वी जैसा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आज क्लास करने वाले हैं और वीडियो जो है मजेदार रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर करके आ जाइए। तो चलिए, जो सबसे पहले यहाँ पे NCERT में जो लाइन दिया गया है वो पहले देख लेता हूँ। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है कि बुक जो है आगे में ओपन कर लेना है और हाइलाइटर लेके बैठ जाना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पिछले अध्याय में हम लोग यानी कि आप लोग भी यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है। ठीक है, यानी कि गोल नहीं है, तो कैसी है? चपटी है। ठीक है, थोड़ी चपटी है, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो है रहेगा। ये तो ग्लोब में गोल है। तो आपको थोड़ा सा कल्पना करना है। ठीक है, कि यह कैसी दिखती है। जब इनकी जो है कुछ जानकारियां हासिल करना है तो आपको जो है इसकी जानकारी हासिल करने के लिए एक ग्लोब ले लेना है। ग्लोब जो है एक वास्तविक प्रतिरूप है। ठीक है, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएंगे, इसलिए हम सबको जो है छोटा ग्लोब रखना होगा। जैसे कि कैसे गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान लिया जा सकता है। तो देखिए, ग्लोब की बात यहाँ पे हुआ है, तो ग्लोब का जो है सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं कि ग्लोब का परिचय। अब ये ग्लोब का परिचय किस लिए? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये ग्लोब जो होता है पृथ्वी का लघु रूप है। ठीक है, ये जो पृथ्वी का क्या है? एक लघु रूप है, यानी कि छोटा सा एक रूप है। यह एक पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसका आकार एवं स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो आकार जो है सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है बड़े ग्लोब, यानी कि आकार इसका क्या हो सकते हैं? एक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे, और एक पॉकेट ग्लोब भी होता है, और गुब्बारे जैसी ग्लोब भी आप रख सकते हो। तो ये तीन प्रकार की ग्लोब होगी। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं। ये जो है आगे फिर से NCERT के पास चलते हैं। ये तो ग्लोब के बारे में आप लोग देख लिए। अब जो है, अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार, ठीक है, यानी कि आप जो किसी स्थान की स्थिति का कैसे पता लगा सकते हो। जैसे आप जिस स्थान पे हो तो उस स्थान का आप किस तरह से पता लगा सकते हो? बताओ भाई, किस तरह से पता लगाओगे? तो आइए हम सब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, वही जानने के लिए आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। देखिए यहाँ पे जो सुई हुई, यानी कि ये जो सुई पे है, अक्ष पे है, इसे क्या कहते हैं? अक्ष पे, यानी कि एक्सिस कहते हैं। ये जो झुकी हुई है, आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से झुकी है, कितना डिग्री पे झुकी हुई है। तो सिंपल से अभी समझो कि सुई ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उसे ही अक्ष कहा जाता है। तो ये लाइन जो है आप नोट कर लेना। ठीक है, और यह जो है अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी भी इसी तरह से अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से ग्लोब घूम रही है, और अक्ष जो है दो सुई के, यानी कि सुई के समान जो है झुकी हुई है। अब एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है। अब जो है ग्लोब को दो बराबर भागों में इमेजिनरी लाइन एक खींच दिया गया है। अब इमेजिनरी लाइन में उसे क्या कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले जो ये बूझो, यानी कि पहेली है,
ठीक है, बूझो और पहेली का। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद ले लेंगे, ठीक है। अब स्वेटर बुनने वाली सिलाई को, जो सुई जैसी होती है, इसके अंदर घुसा देंगे। ये जो सिलाई जो होगा ग्लोब पर दर्शाए गए, यानी कि जिस तरह से ग्लोब जो दर्शाया गया है उस तरह से आपको जो है उस स्वरूप में कर देना है, ठीक है। अब आप इस आलू में या फिर जो गेंद लिए हैं उसको अक्ष पर बाएं से घुमाना है, ठीक है, बाएं से दाएं घुमाना है, जिस तरह से पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो ये जो है आप एक्टिविटी कर सकते हो। अब चलते हैं, ये जो लाइन खींचा गया था, ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। और पृथ्वी के उत्तर में, ठीक है, अब पृथ्वी के उत्तर में यानी कि जहां से आप बैठे हो या फिर कहीं से खड़े हो तो वहां से आप अपना फेस यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम लगा सकते हो, ठीक है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग, यानी कि पूर्ण भाग नहीं, आधे भाग जो होता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो दक्षिण वाले भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहलाते हैं। तो ये लाइन भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। उत्तरी वाले भाग को पृथ्वी के उत्तरी वाले यानी कि आधे स्थिति भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे जो आधे वाले भाग दक्षिणी में है उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार जो है विषुवत वृत्त यानी कि दो इमेजिनरी लाइन खींचे गए थे जो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, वृत्त यानी कि सर्कल बनाती है, ठीक है। ये जो है काल्पनिक सर्कल है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक यानी कि पोल तक, ये जो हुआ ध्रुव कहलाता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर, यानी कि इस तरह से ये देखो, ठीक है, समानांतर, ठीक है, समानांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं कहा जाता है, या फिर उसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो ये लाइन भी आप लोग नोट कर लेना। अब चलते हैं माइंड यानी कि मैप के पास, ठीक है। माइंड मैप में क्या करा है, तो ये आकार एवं प्रकार देख लिए। अब ये जो घूमता था ग्लोब, ठीक है, यही है ना, तो अभी आपने देखा जो ये जो है स्थिर नहीं रहेगा ग्लोब, ठीक है। ये जो जैसे कि कुम्हार के पहिए या फिर लट्टू जैसा ये क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक है। ये जो ग्लोब के बारे में हो गया। अब इसकी जो है दशाएं, ठीक है, इसमें कुछ तो दिया होगा, ठीक है, देश, महाद्वीप और महासागर जो है इसमें बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं, तो देश, महाद्वीप और महासागर, ये तो हो गया ग्लोब के बारे में, ठीक है। अभी आपने जो भी पढ़ा, अब यहाँ से, ठीक है, अक्ष, अक्ष के बारे में अभी लाइन में एनसीईआरटी में था। अब अक्ष क्या क्या होता है, सबसे पहले ये जो है वन लाइन में आप लोग नोट कर लेना। यानी कि क्या पढ़ा आपने, कि झुकी हुई सुई की अवस्था के समान होती है, ठीक है। फिर इसका जो होता है दो बिंदु होता है, एक उत्तर एक दक्षिण ध्रुव, ठीक है, उत्तर वाले उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले दक्षिणी गोलार्ध, ये समझ में आ गया। फिर कहता है कि पृथ्वी के भांति, यानी कि पृथ्वी के भांति घूर्णन करता है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, इसीलिए जो है सूर्य पूर्व दिशा में सुबह सुबह उगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है और वो भी अपने अक्ष पे घूमता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये अक्ष के बारे में हो गया, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आपने अभी क्या पढ़ा, विषुवत वृत्त, ठीक है। ये जो विषुवत वृत्त है वो क्या है समझते हैं, ठीक है। ये जो है वन लाइन में आपको काम देगा, आप नोट कर रहे हो या फिर माइंड मैप आप पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब ये जो विषुवत वृत्त आपने अभी देखा तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इक्वल भाग में बांटती है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब ये जो ऊपर वाले भाग होते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले आपने अभी पढ़ा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है, ये काल्पनिक वृत्त है, ठीक है, क्या इमेजिनरी है, कोई ठोस सबूत इसका नहीं है, इमेजिनरी है। महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु क्या क्या देखना होगा आगे देखेंगे, ठीक है, चैप्टर में एनसीईआरटी में। इसे शून्य अंश अक्षांश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है ये वाक्य नोट कर सकते हो, क्या कहा जा सकता है, इसे शून्य अंश अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हो गया विषुवत वृत्त। अभी आपने क्या पढ़ा, एक कीवर्ड आपने देखा अक्षांश
जो कि समानांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अभी आपने देखा यहाँ पे जो है, ठीक है, अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसके बारे में ये जो की पॉइंट है आप नोट कर लेना है और फिर इसके बारे में इस तरह से लिखना है। ठीक है, किस तरह से, ये देखो, ठीक है, यानी कि ये जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो है लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, अब इसे किस में मापा जाता है, तो इसे अंश में मापा जाता है। समझ में आ गया, ये दूसरा पॉइंट लिख लेना। तीसरा पॉइंट लिखना कि ध्रुवों की दूरी पृथ्वी का, यहाँ पे ध्यान देना, जो है पोल्स की दूरी पृथ्वी के 1/4 वृत्त, यानी कि 1/4 वृत्त क्या हो जाएगा, तो 360/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अंश। तो अभी आपने पढ़ा कि जो है अंश में मापी जाती है और ध्रुवों की दूरी 1/4 होती है पृथ्वी की, जो कि 1/4 कितना होता है, 90 डिग्री अंश होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, ये जो है 90 डिग्री, अभी आपने देखा एक अंश 1/4 भाग 90 डिग्री अंश होता है। इसमें जो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि उत्तरी ध्रुव कहला गया, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि दक्षिण ध्रुव कहलाया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ध्यान देना है, अगला पॉइंट क्या लिखना है कि उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, जो विषुवत वृत्त के उत्तर में है और दक्षिणी अक्षांश जो है विषुवत वृत्त के दक्षिण में। ये दो पॉइंट अभी इसके पहले भी आप लोगों ने ये ध्यान दिया था पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है अगला पॉइंट कि मान के साथ, ठीक है, जो अभी अंश आप निकाल रहे थे, मान के साथ दिशा जो है उत्तर दक्षिण होते रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आप अभी चंद्रपुर में हो तो इसका जो है 20 डिग्री उत्तर लिखाएगा, और वही अगर आप बेलो होरिजोंटे में तो 20 डिग्री क्या कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। ये अगर कहीं पहले से स्थान है तो उसका जो है मान दिया गया है। ठीक है, विषुवत वृत्त से दूर जाने पर आकार घटता है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना। लिखना है कि ये जो पॉइंट लिखना है कि विषुवत वृत्त से, ठीक है, किस तरह से, वृत्त से दूर जाने पर इसका आकार क्या होता है, घटते जाता है। जिस तरह से अभी आपने देखा, एक सेकंड दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो है बड़ा है, फिर यहाँ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ छोटा हुआ घटते जा रहा है। ठीक है, समझे, लेकिन जो है मान जो है क्या हो रहा है, अंश जो है डिग्री क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा है, यानी कि समानुपाती, यानी कि उसका रेशियो जो है, रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि आकार बढ़ेगा तो जो है अंश जो है कमेगा, और यदि अंश बढ़ेगा तो आकार क्या होगा, घटेगा। ये भी याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से अब कीवर्ड क्या था वो ध्यान देना है। ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कहाँ तक, अक्षांश रेखाएं। अब जो है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या क्या है वो ध्यान देना है। ठीक है, फिर आएंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध पे, तो पहले एनसीईआरटी में देखेंगे, फिर जो है माइंड मैप के द्वारा समझेंगे। ये जो है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर लिखना, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण लिखना। अब आता है एक की पॉइंट, क्या आता है, कर्क रेखा। ठीक है, अब ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर, कर्क रेखा, तो वही मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री क्या दक्षिण में होता है। ये ध्यान देना, ये पॉइंट आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, उत्तर ध्रुव वृत्त जो है, ये भी पॉइंट लिखना कि उत्तर ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री उत्तर की ओर होता है। कि ठीक है, उत्तर वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री उत्तर वृत्त होता है, और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव जो वृत्त होता है 66.5 डिग्री दक्षिण होता है। तो आपने अभी क्या देखा नया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, वही जो है उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिण। ये समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है पॉइंट क्लोज करता हूं। अब अगला पॉइंट जो आएगा, पृथ्वी के ताप कटिबंध, देशांतर, प्रमुख यमोत्तर, तो पहले एनसीईआरटी ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, तो जो है 90 डिग्री अंश यहाँ तक सब देख लिए।
जो इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के यानी कि सभी समानांतर रेखाओं में उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये पॉइंट अभी आपने माइंड मैप के द्वारा जो है पढ़ रखा है, ठीक है। तो टाइम ज्यादा यानी कि ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमें कौन सा पॉइंट पढ़ना था? पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध में क्या होगा कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच जो भी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में, कब? एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, यानी कि बीच में होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के ठीक बीच में होता है सूर्य के प्रकाश, यानी कि सूर्य जो होता है बीच में होता है, उस समय उसको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध कहा जाता है। रेखा जो है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, ठीक है। अब कर्क रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सूर्य के मतलब सर के ऊपर जो है, ऊपर है ना, नहीं होता है, तो ध्रुव के तरफ सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? तिरछी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाता है, जो कि क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए क्या ये कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। इतना ध्यान रखना कि ज्यादा गर्मी जब सर पे आ जाता है सूर्य, तो ज्यादा गर्मी तो क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध कहलाएगा। अब जो है क्षेत्र में थोड़ा सा माध्यम आ गया, ठीक है, तो मध्यम आ गया तो शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि फरवरी का महीना थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा ठंडा मार्च में, ठीक है। तो ये क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। अब शीत कटिबंध क्या होता है? तो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, यानी कि ऊपर चले जाओ 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, उत्तर गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि जो होता है कि सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है, यानी कि हॉरिजेंटल से जो है ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए यह शीत कटिबंधीय कहलाता है। समझ में आ गया? अब देशांतर क्या है, उससे पहले जो है माइंड मैप में देशांतर के बारे में पहले नहीं बल्कि जो है पृथ्वी का ताप कटिबंध देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है उष्ण कटिबंध आपने अभी पढ़ा, उष्ण कटिबंध आपने अभी देखा ना जी। अब इसमें क्या था? हाँ, ये जो है कर्क एवं मकर रेखा, पॉइंट नोट करते जाओ, ठीक है। कर्क एवं मकर रेखा के बीच में रहेगा और सूर्य जो है वर्ष में यानी कि एक साल में एक बार जो है सिर के ऊपर रहेगा और यहाँ पे क्या होगा? सर्वाधिक गर्मी होगा। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं की पॉइंट को। अब सेकेंड जो था क्या था? शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। इसमें क्या होता है कि कर्क रेखा मकर रेखा के बाद सूर्य सिर पर नहीं होता है, जो कि ध्रुवों के ओर किरणें जो होती है तिरछी हो जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा जिसे उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध क्या कहलाता है? मकर रेखा, जिसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। यहाँ पे तापमान क्या होगा? माध्यम होगा, तो क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध हो गया। अब देखो शीत कटिबंध क्या होता है। देखो ये सब पॉइंट जो है नोट करते जाना, ठीक है। शीतोष्ण क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव वृत्त, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण ध्रुव वृत्त, तो दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे ठंड क्या होता है? बहुत ठंड होता है और सूर्य जो होता है क्षैतिज से ऊपर नहीं होता है, यानी कि नीचे ही रहता है। तो समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया और माइंड मैप के द्वारा जो है की पॉइंट भी आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखते हैं देशांतर। देशांतर क्या कहता है कि ये जो है स्थिति बनाने हेतु आवश्यक है, ठीक है। क्यों आवश्यक है? देखेंगे एनसीईआरटी के टर्म में। कह रहा है कि उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं हैं। क्या कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर।
पूरब या पश्चिम की दूरी भी जोड़ता है। चलो ठीक है भाई, पूरब या पश्चिम की दूरी ये देशांतर यमोत्तर कहलाता है। अंशों में मापा जाता है, मिनट प्रति सेकेंड में विभाजित होता है। ये कैसी होती है? अर्धवृत्त होती है। ध्रुवों की दूरी घटती है और ध्रुवों पर क्या होता है? शून्य होता है। मतलब ध्रुवों की ओर जब जाएगा तो दूरी घटेगा और क्या हो जाएगा? लास्ट में जाते जाते शून्य हो जाएगा और लंबाई कैसे रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, तो समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के पास चलते हैं। देशांतर क्या है? आप देख सकते हैं कि जब प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जिसे कहा जाता है टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में एक द्वीप स्थित है जिसे मॉरिशस द्वीप कहा जाता है, यह जो है एक ही अक्षांश पे रहता है, 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इस तरह से जो है क्या होगा, इन संदर्भ में जो है रेखाओं यानी कि जो भी रेखाएं होगी देशांतर यमोत्तर कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अक्षांश जो होगा समानांतर है, अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। अभी आपने माइंड मैप में देखा, ये जो है ग्रीन बीच के टाइम आपने देखा होगा, जहाँ कहाँ है? ब्रिटिश के राजकीय वेधशाला में स्थित है। आप ये जो पॉइंट है वीवीआई है, नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि ये जो है कहाँ स्थित है? ग्रीन बीच, ये जो है राजकीय वेधशाला स्थित है। गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, यानी कि पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तो इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री देशांतर है। कितना है? 0 डिग्री देशांतर है। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, यानी कि हिसाब लगाते हैं। कहाँ से कहाँ? 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री दक्षिण जो है गणना करते हैं। समझ में आ गया? अब यह जानना रोचक होगा कि जो है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में जो है यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होती है। ये देखो प्रमुख यमोत्तर कहलाया। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है? एक ही रेखा पर स्थित होती है। समझ में आ गया? बड़ा सिंपल था। अब क्या देखना है? हाँ, देशांतर और समय, तो इसे जो है माइंड मैप के द्वारा खत्म करते हैं। ठीक है, देशांतर और समय कहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया? यहाँ तक। ठीक है, तो पृथ्वी के ताप कटिबंध पढ़ लिए। अब चलते देशांतर प्रमुख यमोत्तर भी पढ़ लिए ना। प्रमुख यमोत्तर जो होता है ग्रीन बीच से गुजरती है, ये नोट कर लेना, पॉइंट नोट करने के लिए दे रहा हूँ। मान जो होता है 0 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, और जो है 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना होती है। पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। ठीक है, पृथ्वी के 2 समान भागों में बांटती है। कौन कौन भाग हो जाएगा? तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध। ठीक है, समझ में आ गया? अब ग्रिड को देखते हैं। ठीक है, ग्रिड क्या है? ये जो है ग्रिड को आप ओपन करते हैं, ये देखो ग्रिड जो है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं व देशांतर यमोत्तर का एक जाल है। ग्रिड जो था, देखना दिखाएंगे फिगर में एनसीईआरटी में, किसी स्थान का पता लगाने में सहायक होता है। देखो भाई दिखाई देता हूँ एक समय, ये देखो ग्रिड जो है ये। ठीक है, इस तरह से जाल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जाल था किसी स्थान का पता लगाने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे ले लो, असम के धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर उसका पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब जो है देशांतर और समय कैसे पता करते हैं, आइए देखते हैं। ये जो है पॉइंट आप लोग नोट करते जाओ। ठीक है, या फिर पीडीएफ मिल जाएगा। कह रहा है कि समय मापने का साधन है, स्थानीय समय का अनुमान भी लगा सकता है। ग्रीन बीच पर दोपहर सूर्य के आकाश क्या होता है? उच्चतम बिंदु पर होता है। समझ में आ गया भाई? कह रहा है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, सभी को पता है। और ग्रीन बीच के पूर्व समय क्या होता है? आगे होता है। ग्रीन बीच जो है 5.5 घंटा पृथ्वी के आगे होता है। ठीक है, ग्रीन बीच के पश्चिम समय पीछे होता है। यानी कि हम सब कहाँ है? ग्रीन बीच के पूर्व में है या पश्चिम में? बताओ। तो हम सब के समय होता है पीछे, यानी कि हम सब पश्चिम में है। ग्रीन बीच से 5.5 घंटा लेट है ना,
ठीक है, तो हम सब ग्रीन बीच के पश्चिम दिशा में है। समझ में आ गया ये जो पॉइंट है। और समय अंतर गणना, समय अंतर गणना क्या है इसे देख लो। ये 24 घंटे में 360 डिग्री पर घूमती है, सबको पता है। एक घंटे में कितना घूमती है, तो एक घंटे में 15 डिग्री। तो 4 मिनट में ये कितना डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग नोट कर लेना, ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब अगले चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि किसी स्थान का स्थानीय समय सूर्य उच्चतम बिंदु पर कितना होता है, 12 बज रहा होता है। ठीक है, अब देशांतर और समय खत्म होता है यहाँ पे। अब चलते हैं मानक समय पे। ठीक है, मानक समय में क्या होता है कि ये अलग अलग यमयोत्तर पर स्थानीय समय अंतर होता है। सभी को पता है अलग समय अलग जगह पे अलग जो है अलग अलग अंतर समय का होगा। रेलगाड़ियों हेतु समय सारणी कठिनाइयां निकालती है, मतलब रेलगाड़ियों के लिए जो है समय निकालना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो दूर दूर तक सफर करता है। ठीक है, तो उसका ग्रीन यानी कि टाइम मिलाना थोड़ा सा। उदाहरण के लिए जब गुजरात या डिब्रूगढ़ असम में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, देखो है ना, तो हो जाता है। देश के मध्य भाग से गुजरने वाली यमयोत्तर का स्थानीय समय सीमा, एक सेकेंड देना भाई। देश के मध्य से गुजरने वाली, ठीक है, भारत का मानक यमयोत्तर कितना होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, पॉइंट में लिख लेना है कि भारत का मानक यमयोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व यानी कि लगभग 82 डिग्री 30 मिनट भारतीय मानक समय IST कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे चलेंगे कि भारत व इंग्लैंड के समय का अंतर कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, अब इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो देखो भारत ग्रीन बीच के पूर्व यानी कि 82 डिग्री पूर्व में है। अब ग्रीन बीच से समय 5 घंटा आगे, 5 साढ़े 5 घंटा मिनट आगे है। यानी कि अभी आपने देखा कि हम सब जो है पश्चिम बोल रहे थे, लेकिन ना भारत जो है ग्रीन बीच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूरब में है। तो अगर पूरब में है तो हम सब का समय 5.5 घंटा आगे रहेगा। ठीक है, इंग्लैंड से। ठीक है, लंदन अगर दोपहर 2 बज रहा है तो भारत में कई बज रहा है, 7:30 बज रहा है। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो कई देशों में एक से अधिक मानक समय होता है, सही बात है भाई। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, उदाहरण के रूस में 11 मानक समय है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान देना कि रूस में कितने हैं, 11 मानक समय है। अब समय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो ये पृथ्वी जो है 24 समय क्षेत्रों में विभाजित है, एक एक घंटे वाली। 1 घंटा में 15 मिनट। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है 15 डिग्री देशांतर तक जाता है, अभी आपने देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो है इस तरह से ज्योग्राफी पढ़ा। ठीक है, मानक समय खत्म हो गया, तो ज्योग्राफी यहाँ पे हमारा खत्म होता है भाई। ठीक है, तो चैप्टर 2 जो है आप लोगों ने किस तरह से पढ़ा, यानी कि मैप के द्वारा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताना। अगर इसका PDF चाहते हो तो PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।